हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा जो जर्मनी था उसकी यूनिफिकेशन के बारे में। यूनिफिकेशन किस लिए? जैसे भारत का एकीकरण हुआ, भारत बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बदौलत भारत को एक यूनिफाई कंट्री बनाया गया। तो ऐसे ही जर्मनी लगभग 300 छोटी बड़ी जो रियासतें थी उसमें बटा हुआ था, तो उसको एक करना था। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो था उसका निरंतर हस्तक्षेप होता रहता था, और जर्मनी के जो बहुत सारे अधिकतर राज्य थे वहाँ आर्थिक, जो प्रांतिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानताएँ थीं। और इंग्लैंड में भी जो फ्रांस की तरह जो जर्मन राज्य हैं उसमें अलग अलग उनकी रुचि हुआ करती थी, ठीक है। और जो उनका मिलिट्री पावर था वो भी अच्छा नहीं था। तो ये कुछ रीजन थे जो यूनिफिकेशन में, जो इटली का यूनिफिकेशन था उसमें ऑब्स्टेकल बन रहे थे, बाधा बन रहे थे। लेकिन कुछ सपोर्टिव एलिमेंट्स भी थे जो जर्मनी के यूनिफिकेशन को सपोर्ट कर रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था जलवरीन, जो उसका इकोनॉमिक समझौता हुआ प्रूशिया के माध्यम से। तो एक ये सपोर्टिव एलिमेंट्स था। दूसरा, बौद्धिक, द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, फिलोसोफर, हिस्टोरियन, लिटरेरी पर्सन्स एंड पोएट्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण में फिलोसोफर, दार्शनिक, हिस्टोरियन, इतिहासकार, एंड लिटरेरी पर्सन, जो साहित्यकार हुए हैं, एंड पोएट्स, और कवि, इन्होंने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है जर्मनी के एकीकरण में। मेजर फिलोसोफर नेम्ड, जो मुख्य फिलोसोफर हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं? लिफ्टे, ईगल, डोलमेल, हार्डनबर्ग, हैटिंग, हाइने played main role, who filled the German hearts with the feeling of that German race is supreme in human beings। ये मुख्य दार्शनिक हुए, इनका मुख्य योगदान रहा है जर्मन के एकीकरण में, जिन्होंने जर्मन में जो जर्मन जाति है वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, ठीक है। जर्मन के लोग सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, ऐसी भावना उनके अंदर भर दी, ठीक है। विद द फीलिंग ऑफ द जर्मन रेस इज सुप्रीम इन द ह्यूमन बींग्स, तो जर्मन के लोग हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसी भावना इन लोगों ने जर्मन के जो रहने वाले लोग थे उनके अंदर भर दी। फिचे इग्नाइटेड नेशनलिस्ट फीलिंग इन जर्मन्स बाई प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस टू द एंटी फ्रांस सेंटिमेंट्स। जो फिक्टे थे उन्होंने जर्मनी में जो फ्रांस विरोधी विचार थे उनको एक सही दिशा देते हुए उसमें राष्ट्रीयता की भावना भर दी। जो फ्रांस विरोधी विचारधारा थी उन्होंने सही गाइडेंस देके राष्ट्रीयता की, नेशनल फीलिंग्स, ठीक है, उसको भर दिया। बाई 1815 इन द जेना यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, 1850 में जर्मनी की जेना यूनिवर्सिटी में अ पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, एक जो पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन थी, देशभक्त संगठन जिसको कहते हैं, नेम्ड बर्शन क्राफ्ट, इसका नाम क्या था? बर्शन सैप्ट, वॉज फॉर्म्ड, इसका गठन हुआ। दिस ऑर्गेनाइजेशन emphasized on the moral upliftment of German people। इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस संगठन ने जो लोगों का नैतिक उत्थान है, मोरल अपलिफ्टमेंट में, उस पर अधिक प्रभाव दिया, उस पर अधिक बल दिया। दिस इंस्टीट्यूट स्टूड अप द फीलिंग ऑफ जस्टिस, फ्रीडम एंड यूनिटी अमॉन्ग्स द कंट्रीमैन। और ये जो संगठन था, ये संस्था थी, इसने देशवासियों के अंदर जस्टिस, न्याय, फ्रीडम, स्वतंत्रता, एंड यूनिटी, एकता, इसकी भावना भर दी जो जर्मनी के रहने वाले लोग थे, सभी लोगों में। तो एक ये रीज़न था जो
जर्मनी के एकीकरण में सहायक था। थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ जलवरीन, जलवरीन की स्थापना और विस्तार के साथ साथ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, व्यापार और उद्योग धंधे, गॉट अ चांस फॉर डेवलपमेंट इन जर्मनी, जर्मनी में डेवलपमेंट का एक मौका मिला, डेवलपमेंट का एक मार्ग मिला। एट दैट टाइम, उस समय पुरुषिया एंड रसिया बोथ वर कंसीडर्ड टू बी द फाउंडेशन, उस समय पुरुषिया और रसिया दोनों ही, इनको क्या माना जाता था? फाउंडेशन, आधार से, फाउंडेशन स्टोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री, ठीक है। इनको प्रत्येक इंडस्ट्री की, प्रत्येक उद्योग धंधे की आधारशिला माना जाता था। किसको? पुरुषिया और रसिया को। 10 विद दीज रिसोर्सेज, इस प्रकार ये जो संसाधन थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस एट अ क्विक पेस इन पुरुषिया, तो इन संसाधनों के माध्यम से जो औद्योगिकरण है वो बहुत ही तीव्र गति से हुआ, बहुत ही तेज हुआ। कॉटन मिल्स वर इस्टेब्लिश, जो कॉटन मिल्स थे उनकी स्थापना हुई। एट मैनी प्लेसेस, कई सारे स्थानों पे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज गॉट एन एक्सटेंशन एंड मैनी जर्मन टाउन्स वर लिंक्ड विद रेलवेज, जो रेलवे था उसमें बहुत अधिक विस्तार हुआ और जर्मनी के बहुत सारे टाउन्स को रेलवे से जोड़ दिया गया। टिल 1860 AD, जर्मनी वॉज काउंटेड अमॉन्ग्स द मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ यूरोप। 1860 तक, 1860 तक जर्मनी की जो गणना है, ठीक है, जर्मनी वॉज काउंटेड मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट, यूरोप में जो मुख्य औद्योगिक राज्य थे उसमें इसकी गिनती की जाने लगी। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज फेसिंग अ बेटर इकोनॉमिक क्राइसिस, जबकि जो ऑस्ट्रिया था वो अभी भी क्राइसिस से जूझ रहा था। टू वॉर विद पुरुषिया एंड आल्सो बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी, वाइल पुरुषिया वॉज मेकिंग प्रोग्रेस ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जबकि जो ऑस्ट्रिया था वो अपनी रूढ़िवादी नीतियाँ, ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी, इनके कारण जो संकट है जूझ रहा था अभी तक। और उसके जस्ट अपोजिट पुरुषिया वॉज मेकिंग प्रोग्रेस, पुरुषिया उन्नति कर रहा था, अपने व्यापार को बढ़ा रहा था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, अपने वाणिज्य को भी बढ़ा रहा था और उद्योग धंधों को भी बढ़ा रहा था। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क, बिस्मार्क का योगदान। आफ्टर द डेथ ऑफ पुरुषिया रूलर फ्रेडरिक फोर्थ, पुरुषिया का जो शासक था फ्रेडरिक फोर्थ, उसकी मृत्यु के बाद इन 1861 AD, जो पुरुषिया का शासक हुआ करता था फ्रेडरिक फोर्थ, इसकी मृत्यु हो जाती है 1861 में। 64 ईयर ओल्ड विलियम फर्स्ट बिकम द रूलर, फिर 64 ईयर ओल्ड जो विलियम प्रथम है ये शासक बनते हैं। विलियम फर्स्ट डिड नॉट पोजेस द इंटेलेक्चुअल माइंडेड शार्पनेस रिक्वायर्ड, बट ही हैड अमेजिंग पावर ऑफ फिगरिंग आउट वाइज पीपल। जो विलियम फर्स्ट है, इनका जो मस्तिष्क है, माइंड है, इनका बहुत अधिक विचारवान नहीं था, इंटेलेक्चुअल नहीं थे, बहुत बुद्धिमान नहीं थे, बहुत ही तेज दिमाग नहीं था, लेकिन बट ही हैड टू अमेजिंग पावर ऑफ फिगरिंग आउट वाइज पीपल, लेकिन उनके पास एक विशेष ताकत थी, एक अजीब अनोखी प्रतिभा थी, जिससे वो योग्य जो व्यक्ति होते थे, वाइज पीपल, उनको परख लेते थे। कौन? विलियम फर्स्ट, जो शासक बने पुरुषिया के। फ्रेडरिक फोर्थ की मृत्यु के बाद, फ्रेडरिक फोर्थ की डेथ हो जाती है 1861 में, तो उसके बाद 64 साल के विलियम फर्स्ट शासक बनते हैं। तो बहुत ही तेज़ दिमाग के नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास एक अनोखी प्रतिभा होती है कि ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको फिगर आउट कर लेते हैं। ही बिलीव्ड इन द लिबरलिस्टिक आइडियाज़, ये किसमें विश्वास करते थे? उनका विश्वास उदारवादी जो विचार होते थे,
लिबस्टिक स्वच्छंद विचार होते थे उसमें ज़्यादा था, उसमें विश्वास रखते थे। बट ही आल्सो हैड द बिलीफ, लेकिन वो ये भी विश्वास रखते थे, ये भी मानते थे दैट ओनली प्रुशिया कैन यूनाइट जर्मनी, सिर्फ प्रुशिया ही या प्रशा ही जर्मनी को एक कर सकता है, यूनाइट कर सकता है बाई इट्स मोनार्की एंड पावरफुल मिलिट्री। ठीक है, इसका जो राजतंत्र है और मजबूत सेना है, तो इसके माध्यम से प्रुशिया ही जर्मनी का एकीकरण कर सकता है, उसको यूनिफाई कर सकता है। ये किसका मानना था? विलियम फर्स्ट का। इन ऑर्डर टू मेक द आर्मी पावरफुल, वैन रून वॉज अपॉइंटेड वॉर मिनिस्टर एंड वॉन मोल्टके वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ कमांडर। तो प्रशा की जो सेना थी उसको मजबूत करने के लिए जो वानरून थे उनको युद्ध मैत्री, वार मिनिस्टर, ठीक है, शक्तिशाली आर्मी को बनाने के लिए वानरून को वॉर मिनिस्टर नियुक्त किया गया एंड वॉन मोल्टके वॉज अपॉइंटेड एज चीफ कमांडर, और वॉन मोल्टके को प्रमुख सेनापति बनाया। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रॉप्ड अप ऑन इश्यू ऑफ मिलिट्री रिफॉर्म, जब मिलिट्री रिफॉर्म के नाम पे, मिलिट्री में रिफॉर्म के नाम पे सैनिक सुधारों को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुआ, देन विलियम फर्स्ट अपॉइंटेड बिस्मार्क एज हिज चांसलर टू गेट इट ऑफ दिस क्राइसिस। तो विलियम फर्स्ट ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया, ये जो क्राइसिस है इसको दूर करने के लिए, इससे निपटने के लिए। जब सैनिक सुधार के नाम पे संवैधानिक क्राइसिस उत्पन्न हुआ तो इस क्राइसिस को दूर करने के लिए विलियम फर्स्ट ने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क वाज अ क्लेवर पॉलिटिशियन, बिस्मार्क बहुत ही चतुर चालाक राजनीतिज्ञ था। हु? बिस्मार्क। ही हैड द नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल मैटर्स, उसको जो अंतर्राष्ट्रीय मामले थे उसकी जानकारी थी, एंड वॉज अ मैन ऑफ रिच डिप्लोमेटिक स्किल्स, और उसको बहुत अधिक जो कूटनीतिक कुशलता है, ठीक है, बहुत अधिक आती थी। बिस्मार्क हैड द ओपिनियन, बिस्मार्क का ऐसा विचार था, ऐसा दृष्टिकोण था, दैट द टाइम बिटवीन 1848 टू 1849, जो समय था कौन सा? 1848 टू 49, विच वॉज वेस्टेड इन म्यूचुअल डिबेट्स, जिसको हमने किस में वेस्ट किया, किस में बर्बाद किया? जो राष्ट्रवादी वाद विवाद होते थे, म्यूचुअल डिबेट्स होते थे बाय द नेशनलिस्ट, जो राष्ट्रीय लोग हुए हैं, जी नेशनलिस्ट हुए हैं, उनके द्वारा जो समय था राष्ट्रविदों के द्वारा, कौन सा समय? 1848 टू 1849। नेशनलिस्ट ने इस समय को किस में बर्बाद कर दिया? म्यूचुअल डिबेट्स में, बातचीत में, बहस में। वॉज अ मिस्टेक, ये सबसे बड़ी गलती थी। जो हमारे राष्ट्रविद हैं, राष्ट्रविदों ने वाद विवाद में जो समय बर्बाद कर दिया 1848 से 49 तक का, ये सबसे बड़ी भूल थी। ये किसका मानना था? बिस्मार्क का। ही कोटेड, उसने लिखा, उसने कहा, द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द टाइम विल नॉट बी रिजॉल्व बाई स्पीचेज एंड मेजॉरिटी डिसीजंस। उसने कहा कि जो टाइम है, ये बड़ी बड़ी समस्याएं भाषण और बहुमत के प्रस्ताव द्वारा नहीं, जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं इसमें सिर्फ आप भाषण देते रहें या मेजॉरिटी इकट्ठा करते रहें, इससे नहीं होता है। कैसे होता है? दैट वॉज अ ग्रेट मिस्टेक ऑफ 1848 एंड 1849 बट बाई आयरन एंड ब्लड। जो इन्होंने गलती 1848 से 49 तक की, उसमें बातचीत की, मेजॉरिटी इकट्ठा की, तो बड़े जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं, इनको ऐसे नहीं हल किया जा सकता है। इनको रक्त और लौह की नीति, आयरन एंड ब्लड, ऐसी पॉलिसी से ऐसी समस्याओं का समाधान होता है। ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण, टू मेक प्रुशिया पावरफुल स्टेट,
बिस्मार्क शोड हिज टफनेस बाई गेटिंग द मिलिट्री बजट पास्ड। इसलिए बिस्मार्क ने जो प्रुशिया की शक्तिशाली नीतियां हैं उनको बनाने के लिए उसने अपने कुछ वर्क शुरू किए। बाई गेटिंग द मिलिट्री बजट पास्ड बाई द अपर हाउस, इसके लिए उसने अपर हाउस से मिलिट्री बजट पास कराया। व्हेन इट वाज रिजेक्टेड अर्लियर बाई द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उसने अपर हाउस से इसको पास करा लिया और लोअर हाउस में इसको कैंसिल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर भी जब इसने अपर हाउस से पास करा लिया तो ये भी एक किसकी दृढ़ता थी कि उसने इस तरफ एफर्ट किया, प्रयास किया। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस इन 3 फेजेस। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो 3 चरणों में होता है। वॉर विद डेनमार्क एंड ट्रीटी ऑफ जेस्टाइन, डेनमार्क का युद्ध, डेनमार्क से युद्ध और गेस्टाइन की संधि, तो ये पहला फेज है। द 2 डचीज कौन कौन से? स्लेस्विंग एंड होलेस्टीन, ये 2 डचीज हैं, स्लेस्विंग एंड होलेस्टीन, वर अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। तो ये किसके नियंत्रण में थे? डेनमार्क के नियंत्रण में थे। बट दीज वर नॉट द अनसेपरेबल पार्ट्स ऑफ डेनमार्क, ये इसके अंडर में तो थे लेकिन ये डेनमार्क का एक अभिन्न हिस्सा नहीं थे। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ होलेस्टीन वॉज जर्मन, होलेस्टीन की जो अधिकतर जनसंख्या थी वो जर्मन थी। एंड होलेस्टीन वॉज अ मेंबर ऑफ जर्मन यूनियन टू, और जो होलेस्टीन था वो जर्मन महासंघ का सदस्य भी था। एक तो होलेस्टीन की जो ज़्यादातर आबादी वो जर्मन थी, दूसरा जो होलेस्टीन है वो जर्मन महासंघ का सदस्य भी है, जर्मन संघ का मेंबर भी है। द जर्मन्स वर इन मेजॉरिटी इन स्केल्सिंग, जो जर्मन है उनका बहुमत स्लेस्विंग में भी है। एंड बट द डेन पीपल आल्सो लिव्ड देयर हु वर इन द पोजिशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी, लेकिन डेनमार्क में भी कुछ लोग ऐसे रहते थे जो जर्मन लोग बहुमत हो लेकिन वहाँ डेन लोग भी रहते थे। ओके, तो स्लेस्विग में जर्मन रहते हैं बहुत अधिक और डेन भी रहते हैं, लेकिन जो डेन के लोग रहने वाले हैं वर द अपोजिशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी, तो वो जर्मनी के एकीकरण के विरोधी हैं, अपोजिटर हैं। इन द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लंदन इन 1852, लंदन में एक सभा का आयोजन हुआ 1852 में, एक सम्मेलन हुआ। द यूरोपियन रूलर्स एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ डेनमार्क, तो जो यूरोपीय शासक थे उन्होंने डेनमार्क की जो अथॉरिटी थी, ठीक है, उसको स्वीकार किया। ऑन दीज डचीज, इन डचियों पे, ऑन द कंडीशन, इस शर्त पे, दैट डेनमार्क विल नॉट मर्ज देम इन इट्स टेरिटरी इन फ्यूचर, इस शर्त पे कि जो डेनमार्क है भविष्य में इनके क्षेत्र को या इनको अपने में विलय नहीं करेगा। ठीक है, लंदन में एक सभा हुई, उसमें यूरोपियन जो रूलर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि जो ये क्षेत्र हैं, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ डेनमार्क ऑन दीज डचीज, किस शर्त पे? इनका अधिकार तो है लेकिन ये फ्यूचर में इनको अपने क्षेत्र में मिलाएगा नहीं, विलय नहीं करेगा। बट ओनली 10 years लेटर, लेकिन 10 सालों के बाद, इन 1863 AD, ठीक है, 1852 में कॉन्फ्रेंस होती है और नियर अबाउट 10 सालों के बाद द रूलर ऑफ डेनमार्क फ्रेडरिक टुक कंट्रोल ऑफ दिस स्टेट। शर्त ये हुई थी कि आप इन क्षेत्रों पे अपना कब्जा नहीं करेंगे, इनको अपने में विलय नहीं कराएंगे। लेकिन 10 सालों के बाद एक डेनमार्क का शासक बनता है फ्रेडरिक टुक, ये इन पे अपना नियंत्रण कर लेता है
ऑन दिस इशू, इस मुद्दे पे बिस्मार्क गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज पॉलिटिकल एबिलिटी। बिस्मार्क को एक मौका मिल जाता है अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक योग्यता दिखाने का। बिस्मार्क गॉट अ चांस, गॉट एन अवसर, गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शो पॉलिटिकल एबिलिटी एंड डिप्लोमेटिक स्किल। By using this opportunity, Bismarck wanted to put an end the German Union by getting Austria out from Germany. बिस्मार्क इस अवसर का लाभ उठाकर जो ऑस्ट्रिया था उसको जर्मनी से बाहर करके जर्मन संघ को समाप्त करना चाहता था। By using this opportunity, इस अवसर को यूज करके, ठीक है। तो वो क्या चाहता था, जो ऑस्ट्रिया है उसको हम जर्मनी से बाहर करें और जर्मन जो संघ है, जर्मन यूनियन है, इसको क्या कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे। पुट एन एंड, यू कैन सी दिस द फिगर एंड इज बिस्मार्क, ओके, जिनको विलियम फर्स्ट ने अपना चांसलर बनाया था। ही सक्सीडेड इन हिज एफर्ट्स, उसको अपने प्रयासों में सफलता मिली, किसको, बिस्मार्क को। एंड एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया, और इन दोनों डचियों को लेके प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के मध्य समझौता हुआ। रिगार्डिंग बोथ द डचीज, ठीक है, दोनों डचियों को लेके प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के बीच समझौता होता है। अकॉर्डिंगली डेनमार्क सुपरमेसी ऑन बोथ द स्टेट्स वॉर रिजेक्टेड, जो डेनमार्क की सुपरमेसी थी, डेनमार्क का जो उसका अस्तित्व था वो उन पे ख़त्म हो जाता है। एंड इट वॉज डिसाइडेड, और ये निर्णय लिया गया, टू गिव अ फाइनल वार्निंग टू, कि इनको अंतिम चेतावनी भी दे दी जाए। दिस पैक्ट वॉज विक्ट्री फॉर बिस्मार्क, ये जो पैक्ट है, ये समझौता है, ठीक है, ये बिस्मार्क की विजय थी। द ज्वाइंट फोर्सेज ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रुशिया डिफीटेड डेनमार्क इन फरवरी 1864 AD। ज्वाइंट, संयुक्त रूप से जो ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के फोर्सेस थे, इन्होंने फरवरी 1864 में डेनमार्क को हरा दिया। इनकी संयुक्त फोर्स ने, संयुक्त ताकत ने प्रुशिया और ऑस्ट्रिया की डेनमार्क को 1864 में हरा दिया। अ पैक्ट वॉज साइंड बाई विलियम एंड फ्रैंकिस जोसेफ, फिर एक समझौता होता है, एक संधि होती है। विलियम और फ्रांसिस दोनों इस पर सिग्नेचर करते हैं, ओके। एंड प्लेस कॉल्ड जस्टाइन ऑन 14 अगस्त 1865 AD रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ बोथ द डचीज, जो दोनों डचीज हैं, दोनों डच हैं, उनके अधिकार किसके पास हैं, उसको लेके एक समझौता होता है 14 अगस्त 1865 को। और ये स्थान कौन सा है, गेस्टाइन, गेस्टाइन नामक स्थान पे 14 अगस्त 1865 को समझौता होता है, जो दोनों डचीज हैं, इसका राइट किसके पास है, ठीक है। तो विलियम और फ्रांसिस जोसेफ दोनों ही इस समझौते पे हस्ताक्षर करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, इस समझौते के तहत हॉलस्टीन वॉज गिवन टू ऑस्ट्रिया, जो हॉलस्टीन था वो किसको दे दिया जाता है, ऑस्ट्रिया को। एंड स्लेस्विंग वॉज अवॉर्डेड टू प्रुशिया, और जो स्लेस्विंग है वो किसको दे दिया जाता है, प्रुशिया को। जो दोनों डचीज का समझौता है वो जस्टाइन नाम के एक स्थान है उस पर होता है 14 अगस्त 1865 को, और इस पे दोनों के सिग्नेचर होते हैं विलियम एंड फ्रैंकिस जोसेफ के, जो दोनों ही डचीज हैं। तो हॉलस्टीन जाता है ऑस्ट्रिया को एंड स्लेस्विंग जाता है प्रुशिया को। एंड द डचीज ऑफ लेडेनबर्ग वाज सोल्ड टू प्रुशिया। प्रुशिया गॉट द राइट ऑफ बैरिकेटिंग द पोर्ट नेम्ड कील, प्रुशिया को अधिकार मिल गया जो कील नाम का बंदरगाह था उसकी किलेबंदी करने का। जस्टाइन पैक्ट वॉज द पॉलिटिकल एरर ऑफ ऑस्ट्रिया, जो जस्टाइन का समझौता हुआ ये ऑस्ट्रिया की
राजनीतिक गलती थी, राजनीतिक भूल थी। एंड अ बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री ऑफ फॉर बिस्मार्क, और बिस्मार्क के लिए कूटनीतिक विजय थी, कूटनीतिक जीत थी। बिस्मार्क हैड प्रिपेयर्ड द बैकग्राउंड, बिस्मार्क ने एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी फॉर वॉर ऑन द नेक्स्ट इशू, अगले किसी भी मुद्दे पे, ऑफ होल्स्टाइन विद ऑस्ट्रिया। ठीक है, होल्स्टाइन और ऑस्ट्रिया के साथ ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी कि अगला कोई इशू उठता है तो उस पर युद्ध हो सकता था। ट्रीटी ऑफ ऑस्ट्रिया पुर्शिया एंड प्रेग, ऑस्ट्रिया प्रशा एंड प्रेग की संधि, ट्रीटी ऑफ ऑस्ट्रिया पुर्शिया एंड प्रेग। द सेकेंड स्टेप ऑफ बिस्मार्क आफ्टर द पैक्ट ऑफ जस्टाइन, जस्टाइन के समझौते के बाद जो बिस्मार्क का दूसरा कदम था, टू मेक प्रिपरेशन फॉर द वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना। प्रिपरेशन फॉर वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, ऑन वन साइड बिस्मार्क स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर वॉर, एक तरफ तो उसने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी, एंड ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ बाय द मीन्स ऑफ डिप्लोमेसी, अपनी कूटनीति के माध्यम से ही स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स टू स्टॉप एनी असिस्टेंस फॉर ऑस्ट्रिया फ्रॉम द यूरोपियन नेशन, कि दूसरे जो यूरोपीय राष्ट्र है उनसे ऑस्ट्रिया को कोई सहायता ना मिले। एक तरफ तो इसने युद्ध की नीति चालू कर दी, दूसरा तरफ अपना कूटनीति लगाया कि जो दूसरे यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, वो ऑस्ट्रिया की मदद न कर पाए। द इंटरनेशनल सिनेरियो वॉज आल्सो कंडक्टिव एट दैट दिस टाइम फॉर दिस वर्क, और जो समय का जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश था वो भी इसी प्रकार का था। ठीक है, इसके अनुकूल था। इंग्लैंड वॉज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, और उस समय जो इंग्लैंड था वो हस्तक्षेप नहीं करने की नीति पे चल रहा था, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, इंग्लैंड ने जो यूरोपियन स्टेट है, यूरोपियन राज्य है, उसमें हस्तक्षेप करने की पॉलिसी अपना रखी थी उस समय। द सिंपैथी ऑफ रसिया वॉज ऑब्टेन्ड बाई प्रोवाइडिंग असिस्टेंट एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट इन पोलैंड, और पोलैंड में जिस समय युद्ध हुआ उस समय उसकी जो सहानुभूति थी रशिया की, ठीक है, तो उसमें उसने सहायता कर दी थी, तो उसकी सहानुभूति भी मिल गई। फ्रांस वॉज परसुएडेड टू रिमेन न्यूट्रल ऑन द प्रॉमिस ऑफ गेटिंग अ सर्टेन पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ रेने, और फ्रांस को कहा जो राइन का एक प्रदेश है, ये कुछ भाग है, हम इसको आपको दे देंगे, तो ऐसा उसने वादा कर लिया। तो फ्रांस भी साइलेंट रहा, उसने भी इंटरफेयर नहीं किया। ऑस्ट्रिया वॉज एन ऑब्स्टेकल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और जो ऑस्ट्रिया था वो इटली के यूनिफिकेशन में भी एक बाधा था। अ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन पुर्शिया एंड सर्देनिया इन 1866, पुर्शिया और सर्देनिया के बीच एक समझौता होता है 1866 में, अकॉर्डिंग टू विच, इसके अनुसार वेंसिया वुड बी हैंडेड ओवर टू सर्देनिया, जो वेंतिया है वो सर्देनिया को दे दिया जाएगा। कब? इन केस सर्देनिया इनिशिएटेड अ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, यदि सर्देनिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, युद्ध की शुरुआत करता है, तो उसको वेंतिया दे दिया जाएगा। When the Germans were revolting against ऑस्ट्रिया, जो जर्मन के खिलाफ, जो जर्मन के लोग थे वो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे हॉलस्टेन में, हॉलस्टेन में जो जर्मन के लोग रहते थे वो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। बिस्मार्क वॉज गिविंग सीक्रेट असिस्टेंट टू देम, जो बिस्मार्क भी उनको छुप छुप के सहायता दे रहा था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया वॉज प्रमोटिंग द मूवमेंट गोइंग ऑन इन फेवर ऑफ द ड्यूक ऑफ अगस्ट इन हॉलस्टीन। दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रिया हॉलस्टाइन में ड्यूक ऑफ अगस्ट था वो उसके पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो रहा था? ऑस्ट्रिया हॉलस्टाइन में जो ड्यूक ऑफ अगस्ट वर्ग था उसके पक्ष में प्रोत्साहन दे रहा था। A war broke out between Austria and Prussia on this issue,
इस मुद्दे पे ऑस्ट्रिया और प्रुशिया में युद्ध हो जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रुशिया या प्रशा में युद्ध छिड़ जाता है। बट द डिसिसिव बैटल ऑफ सदोवा कोनिग्राज टुक प्लेस ऑन 3 जुलाई 1866 AD। लेकिन एक निर्णायक युद्ध होता है सडोवा कोनिग्राज का 3 जुलाई 1866 AD को, इन विच ऑस्ट्रिया वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड। तो ये जो युद्ध होता है इसमें ऑस्ट्रिया पूर्ण रूप से हार जाता है एंड द ट्रीटी ऑफ प्रेग वॉज साइंड। और एक समझौता होता है जिसको प्रेग का समझौता, प्रेग की संधि कहा गया है बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रुशिया। और ये संधि होती है 23 अगस्त 1866 AD को। ठीक है, 3 जुलाई 1866 को जो युद्ध होता है सदोवा कोनिग्राज का, उसमें ऑस्ट्रिया पूर्ण रूप से हार जाता है और एक संधि होती है जिसको प्रेग की संधि कहा गया है। 23 अगस्त 1866 को होती है ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के बीच में। ओके, डची ऑफ होल्स्टीन मर्ज इनटू प्रुशिया। होल्स्टीन की जो डची थी वो प्रुशिया में मर्ज हो जाती है एंड द नॉर्थ जर्मन यूनियन वाज फॉर्म्ड। और नॉर्थ जर्मन संघ बनाया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रुशिया। प्रुशिया के नेतृत्व में एक नॉर्थ जर्मन संघ बनाया जाता है इन विच प्रुशिया वॉज नॉट इंक्लूडेड, जिसमें ऑस्ट्रिया को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इस संघ से ऑस्ट्रिया को वंचित रखा जाता है, ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया जाता है। ओके।